तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। डाउट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्वेश्चन नंबर 33, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। तो two coils A and B having turns 300 and 600 respectively are placed near each other. On passing a current of 3 ampere in A, the flux linked with A is 1.2 into 10 to the power minus 4 Weber, and with B it is 9 into 10 to the power minus 5 Weber. The mutual inductance of the system. Number of turns in A 300, number of turns in B 600, current through A 3 ampere, flux linked with A 1.2 into 10 to the power minus 4 Weber, and flux linked with B 9 into 10 to the power minus 5 Weber. Mutual inductance M. Of two coils. बच्चों सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन में दम नहीं है, केवल आपकी दम को चेक कर रहा है। सिंपल सा है, जबरदस्ती के लिए वैल्यूज दी हैं। सीधा सीधा सा है, फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट थ्रू प्राइमरी। तो यदि अपन फर्स्ट कॉइल जो है इसको प्राइमरी बोले हैं, सेकेंड थ्रू सेकेंडरी बोले हैं, तो 5p फ्लक्स लिंक विद B इज इक्वल टू m इंटू IP। अब 5b की वैल्यू गिवन है, IA की वैल्यू गिवन है, m आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा करते हैं लोग, कुछ क्वेश्चंस में जबरदस्ती के लिए वैल्यूज देते हैं, और इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। An air-cooled solenoid has number of turns 1000 and length 1 meter long. Cross section area 10 centimeters square, 10 into 10 to the power minus 4 meters square. L self inductance L. N given है, तो phi is equal to L into I, and phi is equal to B into A, L into I. B, magnetic field inside the solenoid, mu 0 into N into I upon L. Area A, L, I cancel. L की वैल्यू mu 0 बोलो बच्चों 4 pi 10 to the power minus 7. Total number of turns 1000. Length 1 meter. Cross section area 10 to the power minus 3 L. ये कैंसिल हो गया, तो L is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7. 4 pi यहाँ पर तो वैल्यू दी है, यदि इसको 4 into 3.14 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 3 is equal to L. मुझे यहाँ पर एक चीज चेक करनी पड़ेगी, Ni by L एरिया 10 centimeter square 10 into 10 to the power minus 4. फोर पाई नंबर ऑफ टर्न 1000, ठीक है, L 10 to the power minus 3, ये आएगा, जिसको बोलेंगे 12.4
6 into 10 to the power -4 मिली हेनरी। इसकी अगर मिली कर लो तो ये आना चाहिए एल वैल्यू 12.36 12.36। यहाँ पर क्या है बच्चों, मुझसे मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आई एंड बी ए लेना पड़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर ऑफ टर्न्स में एल इंटू ए करना पड़ेगा। एरिया जो है वो टोटल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सोलेनाइड का एरिया अपन को क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, अब टोटल 1000 एन है, तो एन इंटू ए। यदि आप इससे आप सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 के बाद जो मेरे पास में डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 39। तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों बी है। आरएल सर्किट के लिए डेरिवेशन डेराइव होता है, तो आपका बी आंसर आएगा इसमें। आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। इसको याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39, in RL circuit, for the case of increasing current, the magnitude of current can be calculated. I is equal to I naught into 1 minus e to the power minus RT by L। इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर 39 के बाद 40, in RL circuit time constant is that time in which current goes from 0 to the value of, in RL circuit time constant is that time in which current goes from 0 to the value where I naught is the steady state current। तो बच्चों मैंने कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 40 तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 0.63 आई नॉट। 43rd क्वेश्चन में देखें भी अपन, तो हमको एफिशिएंसी गिवन है मोटर की, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको मोटर जो उसकी एफिशिएंसी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 43rd, an electric motor operates on a 50 volt supply and current 12 ampere। वोल्टेज गिवन है, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट, मतलब सप्लाई पावर आप निकाल सकते हो, उसको इनपुट बोलेंगे, P = VI। अब मोटर का वर्क क्या है? मैकेनिकल वर्क करना। मोटर तो रन करती है ना, तो इसका मतलब उसका आउटपुट हो गया मैकेनिकल वर्क। तो जितनी एनर्जी उसको जितना पावर मिल रहा है उतना ही यदि वो मैकेनिकल वर्क कर दे तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। पर यहाँ तो एफिशिएंसी 30% बोला है, इसका मतलब 70% तो एनर्जी लॉस हो गया। 70% का इसका मतलब क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये लॉस कहाँ हुआ होगा? हीट के फॉर्म में। जो भी 70% लॉस हुआ है, पावर लॉस, वो कहाँ हुआ होगा? हीट के फॉर्म में। तो इसलिए पावर लॉस इज इक्वल टू 70% ऑफ पावर इनपुट। ठीक है, तो अब अपन वहां पर देखिए पावर लॉस का फॉर्मूला अपना क्या होता है? I²R, और सप्लाई पावर कितना है? V × I, और 70% ये हो गया। 70% मतलब 0.7, 70/100। तो इससे सॉल्व करेंगे तो अपने वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 35/12। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। अब क्वेश्चन नंबर 54 को यदि आप ध्यान से देखें तो हमको बोला है 2 different coils have self inductance L1 8 millihenry, L2 2 millihenry। The current in one coil is increased at a constant rate। The current in the second coil is also increased at the same rate। मतलब दोनों में चेंज जो किया गया करंट पर सेकंड वो सेम कर रहा है। At a certain instant of time, the power given to the coil, the two coils is the same, power same दिया है।
At that time the current, the induced voltage, current comma the induced voltage and the energy stored in the first coil are I1, V1 and W1, and corresponding values for the second coil I2, V2, W2. Then अब अपन को करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो अब वो देखो आप I1 बाय I2 इससे रिलेटेड दो ऑप्शन है, तो चलो एक कोई करेक्ट होगा, तो इसलिए अपन को I1 बाय I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन आगे क्या हो गया, वो W2 अपॉन W1 और V2 बाय V1 ये वाले भी ऑप्शन दिए, तो हमको इसका मतलब इस क्वेश्चन को पूरा चेक करना पड़ेगा। तो पूरा चेक करने के लिए अपन को रेट इक्वल हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di1 इज इक्वल टू di1 बाय dt इज इक्वल टू di2 बाय dt, फिर पावर इक्वल बोला है। तो यदि बच्चों अपन यहाँ पर सॉल्व करें, थोड़ा मैंने इसको कर दिया क्योंकि बस लगे नहीं थी, पर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो हमको मालूम है टू कॉइल लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होगा, तो इसका मतलब है phi इज इक्वल टू Li, तो phi इज इक्वल टू L1 I1 L2 I2। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू I2 बाय L1, L2 की वैल्यू रख दीजिए, L1 की वैल्यू रख दीजिए, गिवन है I1 बाय I2 1 बाय 4 आ गया। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जो ए ऑप्शन है वो तो करेक्ट है ही, बी रॉन्ग है, लेकिन सी और डी की क्या गारंटी है, तो चेक करना पड़ेगा फिर को। तो अब चूंकि पावर इक्वल है P1 P2 और पावर का फॉर्मूला V into I, तो V1 I1 V2 I2, इससे अपन ने V2 by V1 निकाला क्योंकि आपको ऑप्शन में V2 by V1 था, तो V2 by V1 is equal to I1 by क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो I1 by I2। अब I1 by I2 कितना था 1 by 4, इसका मतलब V2 by V1 भी कितना है 1 by 4। और यदि आप देखें तो वहां पर डी ऑप्शन में V2 by V1 भी 1 by 4, मतलब ये भी करेक्ट निकल आया है। अब उसके बाद बचता है आपका एनर्जी, W2 अपॉन W1 की वैल्यू पूछी है उसमें, जो आपको ऑप्शन नहीं है उसमें सी ऑप्शन है, देखिए तो W2 by W1 गिवन है 4:1, तो चेक कर लो W2 अपॉन W1, तो आप क्या बोलोगे एनर्जी के लिए कॉइल के लिए हाफ Li स्क्वायर, तो हाफ L2 into I2 स्क्वायर हाफ L1 into I1 स्क्वायर, हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, L2 L1 I2 by I1 इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करिए तो आपको देखने मिलेगा 4:1 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर भी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ये प्रॉब्लम होती है कि सारे ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे, तो इसमें तो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। नेक्स्ट मेरे पास जो डाउट आया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 56। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 मैंने बोर्ड पर किया हुआ है, आप देखें यहाँ पर एक सर्कुलर रीजन है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है ना, ये इसका रेडियस है a, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें चेंज हो रही है इस सर्कुलर रीजन, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसमें इफेक्ट हो रहा है। तो हमको जो पॉइंट P है वो सेंटर से x डिस्टेंस पर है, तो इस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो रहा है वो हमको पता करना है x से कैसे रिलेटेड है। तो हमको तो ये पता है कि जब यहाँ पर फ्लक्स में चेंज होगा तो नो डाउट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो इंड्यूस ईएमएफ है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन जहां तक बात है ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और हमको पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अपन बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ईएमएफ बोल रहे हैं तो ई हो गया, और डिस्टेंस मतलब ये, तो इसको मैं एल की जगह एक्स बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो e into x हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू ईएमएफ। तो अब इस ईएमएफ की जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
डिस्टेंस x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये जो भी डिस्टेंस है, सॉरी ये ठीक लिख रहा था मैं, L था, ये L था, ये L था। यहाँ पर जो रहेगा वो आपका ये लाइन इंडिकेशन रहेगा ना इसका, ये लाइन पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लाइन, तो इज इक्वल टू ईएमएफ। तो E इनटू लेंथ L इज इक्वल टू डी ऑफ, यहाँ पर इसमें मैंने स्मॉल e की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, और राइट हैंड साइड पर डी ऑफ पाई, तो डी ऑफ B इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। कौन सा एरिया? ये सर्कुलर एरिया। तो अब E इनटू L मतलब ये पूरा लाइन, ये कितना जाएगा 2 पाई x, और यहाँ पर एरिया जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो dv बाय dt आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। इधर जाएगा E इनटू 2 पाई x, एरिया जाएगा पाई a स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस a गिवन है, इनटू dv बाय dt, पाई पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू dv बाय dt अपॉन 2x। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी और रिलेटेड होगी, यहाँ पर मैंने x यूज कर लिया है और यहाँ क्वेश्चन में r दिया हुआ, तो E इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए P ऑप्शन। फिर 57 क्वेश्चन में तो आप देखिए तो एकदम क्लियर दिख रहा है, किसी का डाउट है 57, two circular coils can arrange in any of the three situations shown in the figure. Their mutual inductance will be mutual inductance phi, अपन को मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इज इक्वल टू m इनटू ऑफ IP। तो यही तो आपका फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट थ्रू प्राइमरी। अब जैसे अपन को कॉइल दी हुई थी, एक ये दी है और एक ऐसी दी है, अब यदि इसमें से आप करंट फ्लो करवाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और वही जाकर क्या होगी, लिंक होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगे सेकेंडरी से। लेकिन बाकी के दो डायग्राम में आप देखो तो ऐसा दिया है और ऐसा दिया है, अब यहाँ करंट फ्लो करवाओगे तो ऐसे जाएंगे ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं हो पा रहे हैं। और थर्ड वाले केस में भी आप देखो तो उसमें भी ऐसे दिया है, ये रिंग कर दिया है और यहाँ पर एक रिंग कर दिया। अब इसमें आप करंट फ्लो करवाओगे तो फ्लक्स ऐसे होंगे, जबकि फ्लक्स कैसे होना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये तो है ही। इसलिए जो फर्स्ट केस है उसी केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो मैक्सिमम होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंडरी से मैक्सिमम, तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 क्वेश्चन में देखिए आप, मेटालिक स्क्वायर लूप ABCD 58, ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट है और इसमें ये लूप है, ऐसा मूव करवाएगा, ये A है, ये B है, ये C है, D है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, और लूप को आप ऐसे ले जा रहे हो। तो metallic square loop ABCD is moving in its plane with velocity v in a uniform magnetic field perpendicular to its plane as shown in figure. An electric field is induced. Electric field is induced. Electric field तो उसी में प्रोड्यूस होगी जिसमें EMF प्रोड्यूस होगा, EMF।
और E इज इक्वल टू यदि अपन को पता है फॉर्मूला तो वो था B इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा। तो जब यहां पर देखें तो जो AD और BC है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और इसलिए थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 1 होता है। तो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम वोल्टेज, और इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। इसमें एडी और बीसी में। जबकि एबी का डायरेक्शन देखो आप, एबी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा है, उसी के प्लेन में है। इसलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, इन बोथ एडी एंड बीसी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए आप। तो 59 में दो कॉइल दी हैं, एक प्राइमरी कॉइल है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है और यहां पर एक स्विच लगा हुआ है। ये P है और यहां पर एक और है और यहां से आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर। As shown in the figure, P and Q are two coaxial conducting loops separated by some distance. When the switch S is closed, a clockwise current IP, इसको P ले लिया, जैसे आप इसको क्लोज कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, flows in pipe S seen by E। यहां से आप देखेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया बच्चों। और यदि ऐसा क्लॉकवाइज है तो निश्चित रूप से इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, इस साइड पर साउथ को आई की साइड से ये लूप हो गया और आप यहां से देख रहे हैं तो करंट ऐसा क्लॉकवाइज, मतलब क्या बन गया, साउथ को। अब इसकी वजह से डेफिनेटली जो सेकेंडरी कॉइल है Q, इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो इस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। By Lenz's law, the direction of induced current is such that it opposes the region by which it produces. तो डेफिनेटली यहाँ साउथ बना है तो इस साइड क्या बनेगा, साउथ, और आई की साइड क्या बनेगा, क्यों भाई, ये यहाँ क्या बनना चाहिए, साउथ, और यहाँ क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। इसका मतलब इस साइड से देखिए तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे आप स्विच को ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली करंट जो है वो रिटर्न होगा और इस साइड क्या बनेगा, नॉर्थ। तो फिर यहां भी क्या होगा, यहां क्या बनेगा, नॉर्थ, सब यहां क्या बनेगा, नॉर्थ। तो यहां फिर उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगी, तो वो चाहेंगे कि नॉर्थ ना बने, तो इस साइड नॉर्थ और इधर क्या बनेगा, साउथ। साउथ का मतलब क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए रिस्पेक्टिवली एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। जब स्विच ऑन करेंगे उस वक्त जो करंट है IQ1 वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड केस में क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैसा है, यहाँ स्लाइडर है, ये स्लाइडर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। लेंथ गिवन है हमको ये स्लाइडर की 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर 50, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.15। तो हमको फाइंड करना है फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद कांस्टेंट स्पीड। तो यार बच्चों सिंपल सी बात है, ये जो रॉड है
वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रही है, कट कर रही है ना। देख रहे हैं आप, क्रॉस बना है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये ऐसा मूव करवा दो तो फ्लक्स कट करेगी। फ्लक्स कट करने की वजह से रॉड जो है उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, क्योंकि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स, और डेफिनेटली वो लॉरेंज फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा होगा, तो इसके अपोज में आपको राइट साइड जो है वो फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना लॉरेंज फोर्स है उतना। तो वो फोर्स होगा लॉरेंज फोर्स आई एल बी sin 90, sin 90 मतलब 1, I was the current through conductor, L length of conductor और B was the magnetic field। और जहां तक बात ये करंट की, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो हमको पता है ये करंट हमको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट के लिए आपको पता है phi is equal to, सॉरी E is equal to क्या होता है बच्चों, B into L into V, B into L into V, और E is equal to क्या होता है I into R, तो यहाँ पर हो जाएगा I into R, B into L into V, तो I is equal to B into L into V by R, या R को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, करंट की वैल्यू आ गई, इस करंट की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लॉरेंज फोर्स जो लग रहा है वो आ जाएगा B into L into V by R into L into B, ये 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, बाय 1, इससे आपका जाएगा लॉरेंज फोर्स B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। जितना लॉरेंज फोर्स लग रहा है उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसके जस्ट अपोजिट मूव करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों इसमें वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए, आपका आंसर आना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ओके।